गोत्र क्या होता है? दो देखो दोस्तों, गोत्र से रिलेटेड दो थ्योरीज है। पहली थ्योरी है गो मतलब गाय, और दूसरी थ्योरी है ऋषि। अब मैं बताता हूं दो थ्योरी क्या क्या है। पहली थ्योरी है काउ रिलेटेड, और दूसरी थ्योरी है सेज, यानी किसी ऋषि रिलेटेड। अब क्या है ये चीज? कहा भाई के ना, को कोई भी जो फैमिली होती थी, कोई भी जो फैमिली थी इनिशियली जब सोसाइटी का ओरिजिन हुआ, तो कोई भी जो फैमिली थी वो या तो किसी ना किसी ऋषि से जुड़े होते थे या किसी ना किसी गाय से जुड़े होते थे। ठीक है, तो हम लोग जो है बात कर रहे थे कि मेन जो है वो कैसे प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है और विमेन जो है वो कैसे प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है। तो हम कैसे इस पे मेन कैसे एक्वायर कर सकता है? तो देखो दोस्तों, मेन जो है ना उसका प्रॉपर्टी एक्वायर करने का, ठीक है, क्या क्या वे है? पहला तो, ठीक है, अर्न कर सकता है, अर्न कर सकता है, ठीक है, कमा सकता है। मान लीजिए उसने खुद अपनी मेहनत की और मेहनत करके जो है जो भी वो प्रॉपर्टी एक्वायर करेगा वो। उसके बाद फाइंड, अगर उसको मिलती है कोई प्रॉपर्टी, या वो क्या करता है, परचेज करता है, परचेज करता है, या फिर उसको क्या मिलता है, गिफ्ट फ्रॉम, गिफ्ट फ्रॉम, गिफ्ट फ्रॉम गुड पीपल। अगर समाज के अच्छे लोग उसको क्या करते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं, ठीक है, या क्या करता है, कॉन्केस्ट करता है, समझ रहे हो, आक्रमण करके किसी से जीत लेता है, या फिर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है, या फिर क्या करता है, इन्वेस्ट करता है। तो देखिए दोस्तों, ये कुछ तरीके हैं जिससे एक आदमी जो था वो क्या कर सकता था, प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता था। ठीक है, अर्न कर सकता था, फाइंड कर सकता था, परचेज परचेज कर सकता था, गिफ्ट ले सकता था, कॉन्केस्ट कर सकता था, इन्वेस्ट कर सकता था, ठीक है, और वर्क, ठीक है, वर्क। और ये कुछ कितने तरीके हो गए? तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, लगभग सात तरीके हैं जो मैंने लिखा भी था, सॉरी। तो लगभग सात तरीके हैं, जिन सात तरीकों से क्या हो सकता है, एक आदमी जो है वो प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है। ठीक है, ये सात तरीके हैं। चलिए आगे चलते हैं, अब आते हैं फीमेल कैसे प्रॉपर्टी जो है वो एक्वायर कर सकती है। तो देखो दोस्तों, फीमेल का सबसे पहला तो है, सबसे पहले तो डाउरी। जो भी उसको जो भी उसको डाउरी में मिलता है, जो भी उसको डाउरी में मिलता है, ठीक है, सबसे पहला तो वो हो गया। उसके अलावा, उसके अलावा जो भी उसको अपनी मदर से मिलता है, ऐसा लिख देता हूं, गिफ्ट फ्रॉम, गिफ्ट फ्रॉम मदर। उसके अलावा गिफ्ट फ्रॉम, गिफ्ट फ्रॉम फादर, गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर। उसके अलावा, उसके अलावा जो भी उसको हाँ, तो जो भी उसको टोकन ऑफ एप्रिसिएशन मिलता है, ठीक है, मतलब क्या है इसका, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन नहीं, सॉरी, टोकन ऑफ, सॉरी सॉरी सॉरी, टोकन ऑफ एप्रिसिएशन नहीं, इसे लिखना चाहिए मुझे, टोकन ऑफ अफेक्शन, टोकन ऑफ अफेक्शन, टोकन ऑफ अफेक्शन, ठीक है, टोकन ऑफ अफेक्शन। जैसे मान लीजिए जब लड़की को देखने के लिए जाते हैं लड़के वाले, तो आपने सुना होगा पहले लड़की को, जब लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं, या फिर पहले तो पेरेंट्स जब लड़की को पसंद कर लेते थे तो लड़की को कुछ पैसे देकर रोका जाता था। ठीक है, ये क्या है, टोकन ऑफ अफेक्शन है। आज भी ऐसा होता है, अरेंज मैरिजेस में आज भी लगभग ऐसा होता है कि लड़की को जो है वो क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, लड़की को रोक देते हैं कि भाई ठीक है, अब लड़की को हमने कुछ पैसे दिए, उसको एक तरीके से उसका मान में दिए, और फिर लड़के वाले जो हैं
लड़की वाले जो हैं वो लड़के को दे देते हैं। अभी ये क्या है, ये दोनों शादी के लिए पक्के हो गए, दोनों ने क्या कर दिया, टोकन ऑफ अफेक्शन जो है वो एक दूसरे को दे दिया है। ठीक है, तो अपने भाई से ले सकती है, मदर से ले सकती है, और भाई से, मदर से टोकन ऑफ अफेक्शन, और फ्रॉम फादर, पिताजी से भी तो ले सकती है, फ्रॉम फादर, और गिफ्ट फ्रॉम हस्बैंड। तो ऐसी कोई भी चीज जो होगी उस पे, इन सभी चीजों पे टोटली 100% किसका कंट्रोल होगा, 100% इन चीजों पे कंट्रोल होगा महिला का। इन्हें पति या बेटा या कोई भी जो है किसी भी परिस्थिति में नहीं ले सकता जब तक मां नहीं चाहती है। तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, लगभग 6 तरीके हैं महिला के प्रॉपर्टी एक्वायर करने के, और 7 तरीके हैं पुरुष के प्रॉपर्टी एक्वायर करने के। चलिए आगे चलते हैं। तो अब हम लोग थोड़ी सी बात देखो, वैसे मैंने यहाँ पे आपसे सोसाइटी पेट्रिलिनी के बारे में बात कर ली है, पर मैं थोड़ी सी और करना चाहता हूँ इसके बारे में। ठीक है, तो थोड़ी सी मैं बात और करना चाहता हूँ पेट्रिनिली के बारे में। पेट्रिलिनी, हिंदी में बोलते हैं इसको पृथवंश। ठीक है, अब पेट्रिलिनी का एक्चुअली मतलब क्या है? तो इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम, ठीक है, इट इज अ सिस्टम, ठीक है, जिसके अंदर एक एक फैमिली, इट इज अ सिस्टम इन विच अ फैमिलीज लीनेज, लीनिएज, ठीक है, कैरीज। तो हम लोग जो है अब बात करते हैं थोड़ी सी पेट्रिलिनी के बारे में। हिंदी में बोलते हैं पृथवंश। अब थोड़ा सा इसको, वैसे मैंने प्रीवियस मतलब इससे पहले स्लाइड में डिस्कस कर लिया है, बट स्टिल थोड़ा सा मैं इसको और डिस्कस करना चाहता हूँ। पेट्रिलिनी है क्या? तो लिख लो, इट इज अ सिस्टम, इट इज अ सिस्टम थ्रू विच, थ्रू विच a family's lineage, ठीक है, a family's lineage और ancestors can be can be traced, can be traced। अब मतलब इस डेफिनेशन को अभी आगे बढ़ाता हूँ, इससे पहले लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो पेट्रिलिनी है वो एक सिस्टम है जिससे हम क्या कर सकते हैं, एक फैमिली की किसको जान सकते हैं, एक फैमिली के इतिहास को जान सकते हैं। ठीक है, एक फैमिली के किसको जान सकते हैं, एक फैमिली के इतिहास को, उसके एंसेस्टर्स को, उसके लिनेज को जान सकते हैं, उसके वंश को जान सकते हैं। कैसे? यार देखो ना, किसी भी सोसाइटी, किसी भी परिवार की जो शुरुआत हुई होगी वो कैसे हुई होगी? ठीक है, किसी भी सोसाइटी, किसी भी परिवार की शुरुआत कैसी हुई होगी? मान लीजिए ये दो लोग हैं, राम एंड लक्ष्मी, इन दोनों ने शादी की होगी। ठीक है, इन दोनों की शादी के बाद इनके दो बच्चे हुए होंगे, उन दोनों की शादी हुई होगी। ठीक है, उनके बच्चे हुए होंगे, उनकी शादी हुई होगी, उनके बच्चे हुए होंगे, उनकी शादी हुई होगी, उनके बच्चे हुए होंगे, उनकी शादी हुई होगी, उनके बच्चे हुए होंगे, उनकी शादी हुई होगी। ऐसे ऐसे करके, अभी के लिए मैं बस ऐसा मान लेता हूं कि राम और लक्ष्मी के दो बच्चे थे और दोनों बेटे थे, सन, दोनों बेटे थे। ठीक है, तो अब अब ना एक बात सोचो कि इनका जो राम और लक्ष्मी का लीनिएज जो था, राम और लक्ष्मी क्या है, राम खासकर राम क्या है, राम और लक्ष्मी दोनों एंसेस्टर्स हैं। ठीक है, पर इनकी ये किस ये किस सोसाइटी के किस पार्ट से जुड़े हुए हैं, सोसाइटी के किस क्लास से जुड़े हुए हैं? ठीक है, ये किस
जाति से बिलोंग करते हैं, कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, ठीक है। देखो भाई ये सारी चीजें ना, देखो राम मान लेते हैं उसका ग्रुप डायनेस्टी या वंश है ए ग्रुप, इसके दोनों बेटे क्या कैरी करेंगे, दोनों बेटे जो हैं वो ए ए ए ग्रुप कैरी करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं इनका एक बेटा होता है एक बेटी होती है, तो मान लीजिए जो बेटा हुआ है, ठीक है, वो भी क्या कैरी करेगा, ए। मान लेते हैं इनके दोनों बेटे हुए हैं, ये दोनों भी क्या करेंगे, ए कैरी करेंगे। मान लेते हैं इनका एक बेटा हुआ है, यहाँ पे ए कैरी करेगा, ठीक है। इसका भी मान लेते हैं एक बेटा हुआ है, ए कैरी करेगा। ये भी मान लेते हैं ए कैरी करेगा। अब देखो कि राम की आइडेंटिटी जो है वो यहाँ पर छठी सातवीं पीढ़ी तक जो है वो राम की आइडेंटिटी जो है वो जिंदा है, राम का लीनिएज जो है वो जिंदा है, ठीक है। पर मैंने बार बार इसमें बेटों का नाम लिया है, सन का नाम लिया है, क्योंकि देखो भाई lineage और ancestors can be traced by male, ठीक है, बाय मेल साइड, बाय मेल साइड। पर एक प्रॉब्लम यही है भाई, किसके साइड से कैरी होगा, ये ट्रेस होगा मेल के साइड से, ये जो है ट्रेस होगा या मेल के साइड से जो है वो क्या होगा, ये आगे बढ़ेगा, ठीक है। मैं अपने पिताजी का जो नाम है वो लेकर आगे बढ़ूंगा, मेरा जो बेटा होगा वो मेरा नाम लेकर आगे बढ़ेगा, मतलब मेरे डायनेस्टी का, मेरे पितृ का, मेरे वंश का नाम जो है वो लेकर आगे बढ़ेगा। उसका बेटा जो होगा वो हमारे वंश का नाम, उसका बेटा जो होगा, उसका बेटा जो होगा, उसका बेटा जो होगा, ऐसे कर करके जो है वो क्या कैरी ऑन रहेगी, लेगेसी जो है वो कैरी ऑन रहेगी, ठीक है। मान लीजिए सोसाइटी की शुरुआत हुई, ठीक है, एक आदमी था जिसका नाम था विशाल, पूरा नाम था विशाल ठाकुर, वो ठाकुर वंश से था, ठीक है। अब उसका बेटा हुआ, उसका कुछ भी नाम है वो भी क्या है, ठाकुर। उसका बेटा हुआ ठाकुर, उसका बेटा हुआ ठाकुर, उसका बेटा हुआ ठाकुर, उसका बेटा हुआ ठाकुर। अब आप ये मत समझिए कि वो सिर्फ जाति कैरी कर रहा है, नहीं, मैं जाति नहीं कह रहा हूं, वो उनके पूरे परिवार का लीनिएज जो है वो क्या कैरी कर रहा है, पूरे उनके परिवार के वंश को कैरी कर रहा है, ठीक है। उसके हर बंदे के साथ उसका वंश जो है वो जुड़ता जा रहा है, ठीक है। ओके, तो पैटर्नली क्या है, पैटर्नली इज अ सिस्टम थ्रू विच a family's lineage can be traced by the male side, पर परंतु प्रॉब्लम क्या है, मेल के साइड से ही क्या हो सकती है, आगे बढ़ सकती है, ठीक है। बिकॉज, क्यों ऐसा, क्यों, बिकॉज ओनली मेल हैविंग पैट्रिलिनी राइट्स, क्योंकि मेल के पास ही क्या है, कुछ पैट्रिलिनी राइट्स हैं। एग्जाम्पल, रिसोर्सेस, टाइटल, नेम ऑफ फैमिली, नेम ऑफ फैमिली, प्रॉपर्टी, ठीक है। ये सब किसके पास होगी, मेल के पास ही होगी, ठीक है। ये क्यों मेल क्यों कैरी कर रहा है, क्योंकि भाई ये सारी चीजों का फायदा, रिसोर्सेज अब मेल को मिल रहे हैं, टाइटल, नेम ऑफ फैमिली, प्रॉस्पेरिटी, ठीक है, सॉरी प्रॉस्पेरिटी नहीं, प्रॉपर्टी लिखा है, ठीक है, प्रॉपर्टी, ठीक है, और राइट्स उस फैमिली के, वो सब किसको मिलते हैं, वो ये सारी चीजें मिलती है एक आदमी को, ठीक है, एक व्यक्ति को जो है वो ये सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है। तो पेट्रिलिनी जो है इसका मतलब पहला तो क्या है, पहला तो क्या है कि देखो भाई थ्रू पेट्रिलिनी एक एक क्या मेल जो होंगे वो अपने परिवार की एक आइडेंटिटी को क्या करेंगे, कैरी करेंगे। पहली चीज, बहुत आसान भाषा में, एकदम लेमेन्स वर्ड में, क्या है पेट्रिलिनी, तो देखो भाई मेल्स जो होंगे ना वो अपने फैमिली के आइडेंटिटी को कैरी करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये तो भाई, ये तो जैसे मूवीज वगैरह में दिखा है, ठाकुरों का परिवार है, ठीक है, महाराणा राणा प्रताप का परिवार है, ठीक है, ऐसा। तो वो कौन कैरी करेगा, वो सिर्फ बेटे कैरी करेंगे, बेटियां कैरी नहीं करेंगी ये चीज, आप समझ रहे हो, बेटियां ये चीज कैरी नहीं करेंगी। बेटियां जो है वो किसी और के, मान लीजिए एक ठाकुर जी हैं, मैं ठाकुर इसलिए नाम ले रहा हूँ क्योंकि मूवीज वगैरह में ये सब बहुत दिखाया जाता है, ऐसी थोड़ी सी लीनिएज
कि ठाकुरों का खून है, ठाकुरों का वो है, वंश है, ऐसा इसलिए बस। तो मान लीजिए कोई ठाकुर साहब थे, उनके दो बच्चे थे, एक बेटा एक बेटी। तो अब बेटा जो है वो ठाकुर जी के उसको लीनिएज को कैरी करेगा, ठीक है, उनके परिवार को, उनके टाइटल को, इनके रिसोर्सेज को कैरी करेगा। उसके बाद उसका जो बेटा होगा वो कैरी करेगा, उसके बाद उसका बेटा जो होगा वो कैरी करेगा। पर ठाकुर साहब की जो बेटी थी वो कैरी नहीं करेगी। वो क्या होगी, किसी और के साथ शादी कर दी जाएगी और वो कोई लीनियज जो है वो, सॉरी, कैरी नहीं करेगी। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज ये होगा कि वो जो बेटी है जिसके साथ ब्याई गई है, वो आगे अपने वंश को, वो आगे अपने वंश को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करता रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पेटरलिनी जो है वो दो मीनिंग है इसके। पहला तो दो मीनिंग नहीं है, मतलब दो चीजें हैं इसमें। पहला तो क्या है, आप अपनी फैमिली को ट्रेस कर सकते हो, आप अपने फैमिली के टाइटल को, नेम को, सबको क्या करते हो, आगे बढ़ाते हो, ठीक है। कैरी ऑन द फैमिलीज, फैमिली, ठीक है, फैमिली को कैरी ऑन करते हैं नेम और विद नेम और विद नेम और टाइटल, विद नेम और टाइटल, ठीक है। क्या करते हैं, फैमिली को कैरी करते हैं, ओके। चलिए, तो आगे चलते हैं। अब आगे की बातें, आगे की बात जो है वो कैरी ऑन करते हैं, ठीक है। तो देखो दोस्तों, दूसरा क्या है, अब क्योंकि मेल कैरी करते हैं तो मेल के पास क्या है, कुछ राइट्स भी हैं। क्या क्या राइट्स हैं, रिसोर्सेज मिलते हैं उनको, टाइटल मिलता है, नेम ऑफ फैमिली मिलता है, राइट्स मिलते हैं फैमिली के, और प्रॉपर्टी जो है फैमिली की वो किसको मिलती है, मेल को मिलती है। यानी कि डॉटर, डॉटर डू नॉट, डू नॉट हैव राइट ऑन हिज फादर्स प्रॉपर्टी। तो बाप की प्रॉपर्टी पे बेटियों का कोई हक ही नहीं था। मतलब आज तो है भाई, आज तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आज जो है आप अपनी बहन का अधिकार नहीं मार सकते हो, ठीक है। मामा से भी बोल देना अपने कि अपनी मम्मी का अधिकार ना मारे। तो आज ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों, ये एंशियंट टाइम पे ऐसा था। और आप एक बात सोचिए, और जो जो बीवी हुआ करती थी, ठीक है, वाइफ जो थी, उसका भी कोई राइट नहीं था। वाइफ डू नॉट हैव राइट ऑन, ठीक है, ऑन प्रॉपर्टी। वाइफ का भी कोई अधिकार नहीं है। हाँ, वाइफ को जो चीजें दी गई है, देखो वो तो वाइफ का है, जो छह चीजें बताई थी ना, जो छह चीजें वाइफ को मिलेगी। इवन वाइफ का इतना अधिकार है कि वो अपने अपने जो हस्बैंड जो होंगे उनको भी उसके लिए मना कर सकती है, उसके पास तो फिर उतना अधिकार है, ठीक है। बट आप सोचो ना, महिला को ना तो मतलब पिताजी की तरफ से जो कुछ नहीं है, खैर दहेज मिल तो रहा है, ठीक है, पर वैसा देखा जाए तो प्रॉपर्टी में कोई ऐसा अधिकार नहीं है। और ना ही वो सेम लीनिएज जो है वो यहाँ से पति के साइड से कैरी करेगी, ठीक है, कुछ भी तो नहीं कैरी करेगी। पर हाँ, हमने एक एक्सेप्शन देखा था, ठीक है, पर हमने एक एक्सेप्शन देखा था, एक्सेप्शन देखा था। तो एक राजा थे, गुप्ता राजा, गुप्ता किंग थे एक, मैंने बताया पिछली स्लाइड में वैसे आपको। एक गुप्ता किंग थे जिनका नाम था चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, ठीक है। इनकी बेटी थी, इनकी बेटी का नाम था प्रभावती, प्रभावती गुप्ता, ठीक है। और इसकी शादी हुई थी, मैरिड विद, मैरिड विद, ठीक है। इसकी शादी किससे हुई थी, मैरिड विद रूलर ऑफ वाकाटका डायनेस्टी, ठीक है। और नाम था उसका रुद्रसेन, रुद्रसेन, ठीक है, रुद्रसेन। शायद सेकंड था, मैं इसका भूल रहा हूँ बस। रुद्रसेन नाम तो पक्का था, ठीक है, मैरिड विद रुद्रसेन। रुद्रसेन कौन था, रूलर ऑफ वाकाटका डायनेस्टी, रूलर ऑफ वाकाटका डायनेस्टी। वाकाटका डायनेस्टी का क्या था, रूलर। अगर पूछोगे वाकाटका डायनेस्टी कहाँ पर है तो थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ।
तो वाकाटाका डायनेस्टी कहाँ पे है? तो देखो दोस्तों, वाकाटाका डायनेस्टी जो है वो समवेयर यहाँ पर थी। ये तो खैर पानी का इलाका है, आप समझ रहे होंगे। ये जो इलाका है ना, यहाँ पे कर्नाटक, थोड़ा सा गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ पर क्या थी? ठीक है, यहाँ पर क्या थी? वाकाटाका डायनेस्टी, वाकाटाका डायनेस्टी। ठीक है, और यहीं पे किसकी शादी हुई थी? यहीं पे शादी हुई थी, यहीं पे शादी हुई थी प्रभावती की, प्रभावती, प्रभावती, यहीं पे प्रभावती की शादी हुई थी। ठीक है, तो कि बट क्या हुआ था? रुद्रसेन डाइड इन अर्ली एज, रुद्रसेन की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी। ठीक है, अर्ली एज में। तो राजा कौन बनना था? सो द किंग शुड बिकम, मतलब हु शुड बिकम द किंग। तो मतलब यहाँ पे मैं कहना चाह रहा था हु शुड बिकम द किंग। अब राजा कौन बनेगा रुद्रसेन के बाद? तो राजा बनना था द सन ऑफ रुद्रसेन शुड बी द किंग, शुड बी द किंग। तो वो क्या बनना था? राजा बनता था, बट ही वॉज माइनर। पर वो क्या था? बहुत छोटा था दोस्तों। ठीक है, तो सो प्रभावती, प्रभावती गुप्ता बिकम द किंग, बिकम द किंग एंड रूल्ड द एरिया फॉर अराउंड 2 डिकेड्स। और लगभग 20 साल से तक इसने क्या किया? राज किया, जब तक बेटा बड़ा नहीं हो गया। ठीक है, जब तक इसने राज किया। तो देख रहे हो, एक्सेप्शन भी नहीं है, एक्सेप्ट मतलब कहने का मतलब एक्सेप्शन भी है। ऐसा नहीं था कि यूनिवर्सल था कि लागू होगा ही होगा, नहीं ऐसा नहीं है, एक्सेप्शन है भाई। ठीक है, प्रभावती गुप्ता जो है एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है कि उसने जो है अपने पति का जो लीनिएज है वो खुद से कैरी किया, अदरवाइज वो कैरी थोड़ी कर सकती थी। ठीक है, वो कैरी थोड़ी कर सकती थी, उसके पास वो राइट थोड़ी है। जैसा मैंने बताया था कि ये सारे राइट जो है महिलाओं को थोड़ी मिलेंगे। बीवी को रिसोर्सेज, टाइटल, नेम ऑफ फैमिली, प्रॉपर्टी राइट्स, ये सब थोड़ी मिलेंगे। बट प्रभावती गुप्ता ने ये सब कैरी करे। किसके नाम पे कैरी करे? तो बिहाफ ऑफ हिज सन, उसने अपने बेटे के नाम पर। वो क्या थी? एक मतलब एक फंक्शनल क्वीन तो खुद थी, पर जो राज कर रही थी ऑन बिहाफ ऑफ हिज सन, शी रिप्रेजेंटिंग हर सन एक्चुअली। ठीक है, तो क्वीन, ठीक है, तो क्वीन बनी प्रभावती। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखो दोस्तों, इस पेट्रोलिनी को और थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो द एविडेंस ऑफ पेट्रोलिनी कैन ट्रेस फ्रॉम वेरी अर्लियर टाइम। अगर हम पेट्रोलिनी को ट्रेस करें कि कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, यार कोई तो टाइम होगा जहां से इसकी शुरुआत होती है, तो बहुत हमें क्या मिलता है? बहुत फ्रॉम वेरी अर्लियर पीरियड, बहुत पुराने काल से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है, वो अर्लियर पीरियड क्या है? वी कैन ट्रेस फ्रॉम महाभारत पीरियड, फ्रॉम महाभारत पीरियड से ही आप देख सकते हो। और सच भी है, हाँ, महाभारत पीरियड से ही जो है वो पेट्रोलिनी को जो है हम लोग आराम से देख सकते हैं, है ना। देखो ना दोस्तों, कौरव थे एक तरफ, 100 कौरव, दूसरी तरफ क्या थे? पांडव। कितने थे? 5 पांडव थे। ये दोनों किसके लिए लड़ रहे थे? दोनों लड़ रहे थे थ्रोन के लिए, क्योंकि ये मानना था, जो पांडवों कौरवों का हेड था जिसका नाम था दुर्योधन, 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 उसका मानना था कि भाई
ये जो थ्रोन है वो किसका है? थ्रोन जो है किसका है? इसके पिताजी, इसके फादर का, इसके फादर का, और इसके फादर का नाम क्या था? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र, धृतराष्ट्र, ठीक है। और दूसरी तरफ पांडवों के हेड कौन थे? पांडवों के हेड थे युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। और इनका क्या मानना था कि इनके मतलब ये राजगद्दी किसकी थी? इनके पिताजी की थी। इनके पिताजी जिनका नाम था पांडु, ठीक है, जिनका नाम था पांडु, ठीक है। इनका मानना था कि जो राजगद्दी है, जो थ्रोन है, वो किनका है? इनका है। इनका मानना था किसका है? इसका है। इस वजह से क्या हुई, ये एक तरीके से एक डायनेस्टी, एक पेट्रलिनी क्या नाम है, पेट्रलिनी वॉर ही तो है। देखो दोस्तों, आपको वैसे मैंने महाभारत का बहुत छोटा सा ज्ञान तो दिया हुआ है, बट एक छोटी सी बात बताता हूं यहाँ पर कि धृतराष्ट्र, पांडु, ये दो भाई थे, ठीक है। एक्चुअली ये तीन भाई थे। धृतराष्ट्र था सबसे बड़ा, उससे छोटा था पांडु, और एक और भाई था सबसे छोटे, जिनका मैं नाम बाई चांस अभी भूल गया हूं, ठीक है। तो धृतराष्ट्र जो थे वो ब्लाइंड थे बचपन से, ठीक है। और ब्लाइंड होने की वजह से पॉलिटिकल साइंस में, पॉलिटिक्स में ये रूल है कि अंधा व्यक्ति जो है वो राजा नहीं बन सकता। तो बड़ा बेटा बेशक धृतराष्ट्र था, इनके पिताजी की डेथ के बाद धृतराष्ट्र राजा नहीं बन पाया। क्यों? क्योंकि वो अंधा था, ठीक है। और कौन राजा बन गया? पांडु जो है वो राजा बन गए। ओके। अब पांडु जो है राजा बन गए, लेकिन उनकी बहुत जल्दी डेथ हो गई, और पांडु के नाम पर अब राजगद्दी पे बैठ गए कौन? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र राजा नहीं थे, ही ओनली रिप्रेजेंटिंग द पांडु, ठीक है। जो पांडु सच में राजा थे, उनके नाम पर, उनके बिहाव पर राज कौन कर रहे थे? धृतराष्ट्र। क्यों? क्योंकि पांडु के जो बच्चे थे वो बहुत छोटे थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये बहुत छोटे थे, ठीक है। तो उनके बिहाव पे राज कौन कर रहे थे? धृतराष्ट्र। अब जैसे ही युधिष्ठिर, पांडव बड़े हो गए, पांडु के जो 5 बेटे थे वो बड़े हो गए, तो अब ये था कि राजगद्दी तो उनको मिलनी चाहिए, क्योंकि धृतराष्ट्र तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ वो तो सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? पांडु को। पर दुर्योधन का कहना था कि भाई अगर मेरे पिताजी अंधे नहीं होते तो क्या तब भी राजगद्दी पे पांडु ही बैठे होते, और क्या तब भी इनका हक युधिष्ठिर के पास ही होता? तो उसका कहना था कि मेरे पिताजी अंधे हैं, इसमें मेरी क्या कसूर है? मेरे पिताजी की ये थ्रोन होना चाहिए था, राज सिंहासन। वो अंधे थे, इस वजह से नहीं हुआ। पर क्योंकि अब मैं तो अंधा नहीं हूं, तो मेरे पिताजी जो, उनको बड़े होने का अधिकार नहीं मिल पाया, तो वो मुझे तो दो। जो ज्येष्ठ पुत्र है उनका बेटा तो अंधा नहीं है, तो मुझे तो ये अधिकार दो। बट ये दोनों तरफा लड़ाई थी, और इस कहानी में आपको ऐसा लगेगा कि दुर्योधन भी बहुत गलत नहीं है, और आपको लगेगा पांडव भी गलत नहीं है, क्योंकि पांडवों के तो सच में पिताजी का सिंहासन था। और जो धृतराष्ट्र थे वो इस वजह से सिंहासन पे नहीं बैठ पाए थे क्योंकि वो अंधे थे, पर बड़े तो वही थे। तो दुर्योधन का लॉजिक था कि भाई मेरे पिताजी अंधे थे, सिंहासन उनका होना चाहिए था, पर उनका इसलिए नहीं था क्योंकि वो अंधे थे। बट मैं तो अंधा नहीं हूं, तो मुझे तो सिंहासन दो। अब इसी वजह से जो है वो क्या हुई, एक बहुत बड़ी बैटल कैरी हुई। दोनों अपना अपना लीनिएज जो है, खैर देखा जाए तो दोनों एक ही वंश हैं, कुरु वंश हैं, पर ये दोनों अपनी अपनी जो है एंसेस्ट्री को कैरी ऑन करना चाह रहे थे। एक तरफ पांडव जो पांडु की एंसेस्ट्री को कैरी करना चाह रहे थे, और दूसरी तरफ कौरव जिनका हेड दुर्योधन था, वो धृतराष्ट्र की एंसेस्ट्री को कैरी ऑन करना चाह रहे थे, ठीक है। और जिस वजह से क्या होती है, महाभारत की बैटल होती है, महाभारत। जिस वजह से क्या होता है, महाभारत होता है, ठीक है। जिस वजह से क्या होता है, महाभारत होता है। चलिए, तो दोस्तों अभी तक मैंने आप लोगों से बहुत हद तक जो है वो चीजें डिस्कस कर ली है, ठीक है। अब आगे की चीज पे डिस्कशन करते हैं। चलिए, अब आगे की चीज को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम लोग। चलिए, तो अभी तक जो है हम लोग महाभारत वाली चीज को भी देख चुके हैं, ठीक है। और हम ये देख चुके हैं कि सोसाइटी कैसी थी। सोसाइटी जो थी वो एक पेट्रलिनी सोसाइटी थी, ठीक है। अच्छा, मैं एक चीज भूल गया बताना आप लोगों को यहाँ पर,
कि ये जो पेट्रोलिनी के अगर आप पूछेंगे सबूत कहाँ से मिले हमें, कौन से रिसोर्स बताते हैं, कौन से दस्तावेज, डॉक्यूमेंट बोलते हैं कि समाज पेट्रोलिनी था, तो देखो दोस्तों, आप तो वैसे समझ गए हो, महाभारत भी यही बता रहा है, ठीक है। चलिए मैं इसके ऊपर ना एक अलग से हेडिंग डालता हूं, सोर्सेज, सोर्सेज विच डिस्क्राइब्स, 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 ठीक है, पेट्रोलिनी, पेट्रोलिनी सोसाइटी, समाज पेट्रोलिनी था, वो कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सोर्सेज हैं, या कौन से सोर्सेज हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है दोस्तों, ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो है ऋग्वेद, सबसे इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद। उसके अलावा, उसके अलावा धर्म सूत्र, उसके बाद धर्मशास्त्र, उसके बाद स्मृति, स्मृति, स्मृति में भी सबसे पॉपुलर स्मृति है एक, आपने सुना होगा मनु स्मृति, मनु स्मृति, मनु स्मृति, ठीक है, आपने सुना होगा मनु स्मृति, ठीक है। तो ऋग्वेद जो है वो क्या कैरी करते हैं, ठीक है, ऋग्वेद जो है वो क्या कैरी कर, क्या बोलते हैं कि पेट्रोलिनी सोसाइटी थी, ठीक है। मंत्रास ऑफ ऋग्वेद हैड दिस इंप्रेशन, ठीक है, ऋग्वेद के मंत्रों में भी इन चीजों की जो बात है वो क्या है, वो लिखी गई है, ठीक है, या वो इम्प्रेस की गई है, ठीक है, या वो बताई जाती है। चलिए उसके बाद, उसके बाद देखो दोस्तों, ये वाली बात तो हमारी खत्म हो गई। इसके अलावा मैं पिछली क्लास में ऑलरेडी ये बात कर चुका हूं कि, पिछली क्लास में मैं ऑलरेडी ये बात कर चुका हूं कि पिछली क्लास में मैं ऑलरेडी ये बात कर चुका हूं कि बेटे जो थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि वो क्या करते थे, वो पेट्रोलिनी को क्या करते थे, या पेट्रोनेज को, लीनिएज को क्या करते थे, कैरी ऑन करते थे, ठीक है। और ये मैं बता चुका हूं महिलाओं वाली बात। मैं इसमें बस एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूं कि, चलिए मैं अगली हेडिंग देता हूं, विमेन, ठीक है। अब अगली है, मैं हेडिंग देता हूं विमेन, या कंडीशन ऑफ विमेन, कंडीशन ऑफ विमेन, ठीक है, कंडीशन ऑफ विमेन के ऊपर बात करता हूं मैं, ठीक है। यहां पे मैं आपको थोड़ी सी कुछ बातें बताने की कोशिश करता हूं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि सोसाइटी में जो पुरुषों का स्थान था वो महिलाओं का तो नहीं था, ठीक है। मतलब कहने का मतलब, पुरुष जो थे वो सोसाइटी में ज्यादा एक बड़ा महत्व रखते थे, ठीक है। पर मैं ऐसा कहूं कि क्या महिलाएं बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं थी? ऐसा नहीं कहना चाहता मैं कि महिलाएं इंपॉर्टेंट नहीं थी, महिलाएं भी इंपॉर्टेंट थी, पर पुरुष जो थे, मेल जो थे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। तो मेल्स वर मोर प्रायोरिटाइज्ड, ठीक है, मेल को ज्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता था, बट एट द सेम टाइम, बट एट द सेम टाइम women was women were also important, were also important, पर महिलाएं भी क्या थी, वो इंपॉर्टेंट थी। अब कैसी थी, मैं करूंगा धीरे धीरे सब चीजों के बारे में बात, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में बात जो है वो मैं धीरे धीरे करूंगा कि कैसे महिलाएं भी इंपॉर्टेंट थी, महिलाओं का क्या रोल था। पर
पर जो महिलाएं थी, जनरली उनके बारे में ये अवधारणा थी कि उनकी जो शादी है वो जल्दी करा देनी चाहिए, ठीक है। तो विमेन शुड मैरी एट राइट टाइम विद राइट पर्सन, ठीक है, विद राइट पर्सन। महिलाओं की शादी क्या करा देनी चाहिए? राइट टाइम में, विद राइट पर्सन के साथ, विद हर चॉइस, विद हर चॉइस, विद हर चॉइस, ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, विद हर चॉइस, ठीक है, उनकी मर्जी के हिसाब से। हाँ, पर एक और अजीब बात है कि जो हमने चार लोग बताए हैं, इनमें से अपनी चॉइस दिखानी है आपको, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी आपकी चॉइस हो सकती है, ये जो लोग हैं इनमें से आपको चॉइस करना है। जैसे पहले क्या हुआ करता था, रानियों का, महारानियों का, रानियों का, ठीक है, इनके पहले स्वयंवर हुआ करते थे, ठीक है। खैर रानी मैंने गलत वर्ड बोल दिया, प्रिंसेस मुझे राइट वर्ड बोलना चाहिए। तो इनके पहले स्वयंवर हुआ करते थे, और स्वयंवर में बहुत बड़े बड़े योद्धा, बहुत ऐसे लोग आया करते थे, और प्रिंसेस को जो भी उनमें से पसंद आता था, ठीक है, जो भी उसकी आकांक्षाओं पे, जो भी उसके जो पिताजी ने रूल्स रेगुलेशन सेट किए, गाइडेंस सेट किए, उन पे जो आदमी खरा उतरता था, उसको महिलाएं क्या कर देती थी, अपना वर बना लिया करती थी। तो देख रहे हो, यहाँ पर भी महिलाओं को क्या है, महिलाओं को ज्यादा ज्यादा लीनिएज है, या ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है, ठीक है, ज्यादा प्रायोरिटी मिल रही है किस चीज को लेकर, पुरुषों को चूज करने को लेकर। तो महिलाएं जो थी वो क्या किया करती थी, वो पुरुषों को चूज किया करती थी, ठीक है, अपनी मर्जी से शादी होती थी, ठीक है। उसके बाद उसके बाद एक और चीज है कि मैरी देम, मैरी देम आउटसाइड ऑफ फैमिली इज वेरी डिजायरेबल, वेरी डिजायरेबल। मतलब महिलाओं, जो एक राजा की पुत्री होगी, उसकी शादी अपने परिवार, यानी उसकी शादी कैसी, एंडोगेमी में होती है, अगर अपने परिवार से बाहर होती है अपनी जाति से बाहर, मतलब अपने ग्रुप से बाहर होती है, तो वो बहुत अच्छा समझा जाता था, ठीक है। तो ये कैसी शादी थी, ये कैसी शादी है, ये एंडोगेमी हुआ करती थी, याद है ना आपको, एंडोगेमी, एक्सोगेमी, ठीक है, पॉलीएंड्री, पॉलीगैनी, ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, आप लोग ध्यान रखिए। चलिए, तो जो महिलाएं थी, उनको अपने पति को चूज करने का अधिकार था, जो ऑलरेडी चूज हो रखे थे उनमें से एक चूज करना है। उसके अलावा, ठीक है, उनको ज्यादातर बाहर जो है अलग एंडोगेमी में एक्सोस, सॉरी यार मैंने एंडोगेमी लिखा है, मुझे यहाँ पे एक्सोगेमी लिखना था, सॉरी, एक्सोगेमी, एक्सो, सॉरी दोस्तों, एक्सोगेमी, एक्सोगेमी, ठीक है, एक्सोगेमी। चलिए तो एक्सोगेमी जो है वो महिलाओं की कराई जाती थी, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब दोस्तों, महिलाओं के लिए और आगे चलते हैं, तो एक और चीज थी, गोत्रास ऑफ विमेन। महिलाओं का गोत्र जो था वो बहुत क्या था, इंपॉर्टेंट था। अब कैसे इंपॉर्टेंट था, तो सुनिए, महिलाओं का गोत्र जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मुझे बताना चाहिए व्हाट इज गोत्र, गोत्र होता क्या है, पहले आपको ये बताना चाहिए मुझे, ठीक है, गोत्र क्या होता है। तो अगर आप में से किसी को पता हो गोत्र क्या होता है, तो प्लीज कमेंट में मेंशन कीजिए, आप बताइए हमें गोत्र क्या होता है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए, आप कमेंट कीजिए, ठीक है, हम उस कमेंट को जरूर अप्रिशिएट करेंगे, अपनी तरफ से लाइक करेंगे उसको, और आपको अप्रिसिएशन जरूर देंगे, हम भी आपको, ठीक है, टोकन ऑफ ऑफ अप्रिसिएशन जरूर देंगे। चलिए, तो गोत्र क्या होता है, दो देखो दोस्तों, गोत्र से रिलेटेड दो थ्योरीज है। पहली थ्योरी है गो, मतलब गाय,
और दूसरी थ्योरी है ऋषि। अब मैं बताता हूँ दो थ्योरी क्या क्या है। पहली थ्योरी है काउ रिलेटेड, और दूसरी थ्योरी है सेज, यानी किसी ऋषि रिलेटेड। अब क्या है ये चीज? कहा भाई के ना, कोई कोई भी जो फैमिली होती थी, कोई भी जो फैमिली थी इनिशियली जब सोसाइटी का ओरिजिन हुआ, तो कोई भी जो फैमिली थी वो या तो किसी ना किसी ऋषि से जुड़े होते थे या किसी ना किसी गाय से जुड़े होते थे, ठीक है। तो अभी आप ऋषि वाला ले लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए बहुत अर्ली समय है सोसाइटी का, और दो, एक लड़का और एक लड़की की शादी हो गई है, ठीक है। और ये इन्होंने अपना गुरु किसे मान लिया? तो एक गुरु है, ठीक है, एक ऋषि है जिनका नाम है ऋषि, एग्जाम्पल है, ठीक है, ऋषि वशिष्ठ। ऋषि वशिष्ठ। तो ऋषि वशिष्ठ जो है वो क्या है? उनके गुरु हैं, ठीक है। एक कपल है, उन्होंने अपना क्या मान लिया? उनको गुरु मान लिया, ठीक है। और उन गुरु जी ने, ऋषि जी ने उनको अपनी संतान की उपाधि दे दी, ठीक है। तो अब वो लोग, उन लोगों का गोत्र क्या है? वशिष्ठ, या वशिष्ठ जो है ऋषि, तो ऋषि तो आप समझ गए सेज, और सेज का नाम क्या था? वशिष्ठ। तो अब उनकी गोत्र क्या हो गई? उनकी गोत्र हो गई वशिष्ठ, ठीक है। तो मान लीजिए कपल में, जो कपल थे, लड़के का नाम जो था वो राम था, तो राम का गोत्र क्या हो गई? राम की गोत्र हो गई ऋषि ओ राम वशिष्ठ। क्या गोत्र हो गई उसकी? राम वशिष्ठ। तो हमने, तो एक वशिष्ठ, वशिष्ठ हमने एक ऋषि ले लिए, और हमने एक इनिशियल कपल ले लिया, ठीक है, इनिशियल कपल ले लिया। राम पति का नाम, और पत्नी का नाम रुक्मणी। ये ऐसे ही ले लिया भाई, रुक्मणी, कोई और लॉजिक मत लगाना प्लीज, ठीक है। राम पति का नाम, पत्नी का नाम रुक्मणी, ठीक है। अब राम का गोत्र क्या है? राम की गोत्र हो गई वशिष्ठ। अब इन दोनों के क्या है? बच्चे होते हैं, ठीक है, इन दोनों के बच्चे होते हैं। दोनों क्या होते हैं? मान लेते हैं बेटे होते हैं, या दो बेटे हो या बेटी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, तो खैर, ठीक है। तो इनके दो बच्चे हुए, एक का नाम है, एक का नाम है नीतू, जो बेटी है, और एक का, बेटे का नाम है राहुल, ठीक है। बेटे का नाम है राहुल, ठीक है। तो अब ये भी क्या कहलाएगी? नीशु, नीतू वशिष्ठ। इसकी गोत्र क्या होगी? नीतू वशिष्ठ। राहुल की क्या होगी? राहुल वशिष्ठ, ठीक है, ओके। अब राहुल की शादी होती है कहीं पर, ठीक है ना? राहुल की कहीं पे शादी होगी, और राहुल के जो है वो, अब मान लेते हैं राहुल के जो है वो बच्चे होते हैं, ठीक है। राहुल के बच्चे, अब इनके भी आगे क्या होंगे? बच्चे होंगे। फिर इनके भी क्या होंगे? आगे बच्चे होंगे। इनके भी आगे क्या होंगे? बच्चे होंगे। इनके भी बच्चे होंगे, आगे बच्चे 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 बच्चे, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे क्या बच्चे होंगे, ठीक है। अब इन सब की शुरुआत तो कहाँ से हुई थी? राम और रुक्मणी से, ठीक है। अब मान लीजिए बहुत बहुत पीढ़ी पीढ़ी बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, और यहाँ पे अब एक लड़की है जिसका नाम है, ओहो, हाँ, यहाँ पे एक लड़की है जिसका नाम है अंजलि, और यहाँ पे एक लड़का है जिसका नाम है देव, देव वशिष्ठ। और ये क्या होगी? अंजलि वशिष्ठ। अंजलि वशिष्ठ, ओहो, अंजलि नाम तो लिखा ही है, वशिष्ठ ही लिखना है भाई, वशिष्ठ, अंजलि वशिष्ठ, ठीक है। ये दोनों क्या है? ये दोनों देखा जाए तो भाई, इन दोनों की एंसेस्ट्री क्या है? इन दोनों की एंसेस्ट्री क्या है? सेम है। इन दोनों की एंसेस्ट्री क्या है? सेम है। और ये दोनों क्या लगेंगे देखा जाए तो? ये दोनों होंगे कजन्स। ये दोनों होंगे कजन्स। बेशक हो सकता है कि इतनी फैमिली आगे बढ़ चुकी थी, इतनी बढ़ चुकी थी कि दोनों एक दूसरे को जानते भी ना हो, पर ये दोनों क्या है? कजन्स। इसी वजह से सेम गोत्र में शादी दोस्तों नहीं होती, ठीक है।
सेम गोत्रास, सेम गोत्र marriages are not allowed because it considered the two as brother एंड सिस्टर, क्योंकि ये दोनों एक तरीके से क्या होते हैं, भाई बहन होते हैं। इस वजह से पता है आपको, सेम गोत्र में शादी नहीं होती। जब भी शादी होती है दो पक्षों के बीच में, तो मैं आपको बताता हूँ लगभग लगभग 4 गोत्र लड़के वाले और मतलब 8 गोत्र छोड़नी होती है। ये भी बता देता हूँ आपको। तो मान लीजिए कि भाई एक लड़का है जिसका नाम है दीपांशु, ठीक है, और एक लड़की है जिसका जिसका नाम है दिशा। अब जिनके नाम होंगे वो समझ रहे होंगे। तो दिशा और दीपांशु, ये दोनों क्या है, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, ठीक है। पर इन दोनों की शादी से पहले क्या देखा जाएगा, अगर ये एंशिएंट टाइम में रहते होंगे तो, आज भी देखा जाता है बहुत हद तक, गोत्र देखी जाएगी सबसे पहले तो। दीपांशु के किसकी देखी जाएगी गोत्र, मान लीजिए एक तो दीपांशु के फादर, फादर की कुछ गोत्र होगी। मान लीजिए इसके इनके फादर की गोत्र क्या है, ए, ठीक है। फिर किसकी गोत्र देखी जाएगी, फिर किसकी गोत्र देखी जाएगी, दीपांशु की। पहले तो दीपांशु के पिताजी की गोत्र देखी, फिर दीपांशु के दीपांशु के फादर की, और उसके बाद देखी जाएगी दीपांशु की ग्रैंड मदर की गोत्र, ठीक है। मान लीजिए इनकी गोत्र है बी, क्योंकि आप समझ गए होंगे जो दीपांशु की ग्रैंड मदर होंगी वो तो किसी और जगह से आई होंगी, ठीक है, किसी और फैमिली से आई होंगी। उनका गोत्र इनिशियली तो कुछ और होगा। वो तो दीपांशु के दादा से शादी करने के बाद उनकी गोत्र दादा वाली हो गई, पर उनका ओरिजिन तो किसी और गोत्र में से, तो उनकी गोत्र देखी जाएगी, ठीक है। फिर किसकी गोत्र देखी जाएगी, दीपांशु की जो मदर है उनकी गोत्र देखी जाएगी, दीपांशु की मदर की गोत्र देखी जाएगी। मान लीजिए दीपांशु की मदर की गोत्र क्या है, सी है, ठीक है, ठीक है। दीपांशु की मदर की गोत्र क्या है, मान लीजिए सी है, नहीं सॉरी, दीपांशु की मदर की नहीं, सॉरी, दीपांशु की मदर की गोत्र नहीं देखी जाएगी, दीपांशु की देखी जाएगी, हाँ, ननिहाल, नानी की, दीपांशु की नानी की गोत्र देखी जाएगी, ठीक है। मान लीजिए सी। मैं मम्मी क्योंकि मैंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि दीपांशु की मम्मी की गोत्र और दीपांशु के नाना की गोत्र तो सेम होगी। और किसकी नानी की देखी, और अब किसकी देखी जाएगी, दीपांशु के नाना की गोत्र, ठीक है। मान लेते हैं ये डी हो गई, ठीक है। किस किस की देखी, आई नो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ये मुझे कराना नहीं है, बट ये तो मैं ऐसी जनरल के लिए आपको बता रहा हूँ, आपको पता हो। दीपांशु के पिताजी की गोत्र देखी, क्योंकि दीपांशु उनका बेटा है, जो दीपांशु के पापा की गोत्र होगी वही दीपांशु की गोत्र होगी। उसके बाद दीपांशु की ग्रैंड मदर की गोत्र देखी जाएगी, क्यों, क्योंकि दीपांशु की ग्रैंड मदर जो है वो किसी और फैमिली में से आई होंगी, इनिशियली उनकी गोत्र कुछ और होगी। फिर दीपांशु की नानी की गोत्र देखी जाएगी, क्यों, क्योंकि दीपांशु की जो नानी है वो नाना से शादी के पहले किसी और परिवार की होंगी, ठीक है। और फिर देखी जाएगी दीपांशु के नाना की, क्योंकि दीपांशु के नाना की जो गोत्र होगी वही उसकी मम्मी की गोत्र होगी। तो इन 4 की गोत्र देखी जाएगी, और उसे कंपेयर किससे किया जाएगा, उसे कंपेयर किया जाएगा दिशा के फादर की गोत्र से, दिशा की, ठीक है, दादी की गोत्र से, दिशा की नानी की गोत्र से, और दिशा के नाना की गोत्र से। अगर मान लीजिए दिशा के फादर की गोत्र ए है, इनकी जो गोत्र है वो ई है, दादी की गोत्र जो है वो वाई है, नानी की गोत्र जो है वो जेड है। पर अगर नाना की गोत्र यदि बी निकल गई ना, तो भाई ये क्या हो जाएंगे, सेम भाई बहन वाला कॉन्सेप्ट हो गया। और दीपांशु और दिशा के बीच में शादी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो क्या है, कजन्स हैं, ठीक है। इनके एंसेस्टर्स क्या हैं,
सेम है। दीपांशु के नाना के एंसेस्टर्स और दीपांशु की दादी के एंसेस्टर्स जो हैं वो क्या है, सेम है, तो इनके बीच में शादी नहीं हो सकती, ठीक है। बट अगर बट अगर बट अगर इनकी जो गोत्र है वो भी क्या है, अलग है, तो फिर अब क्या हो गया, चार इनकी चार इनकी, चारों में से कोई भी पेयर नहीं बना, इन चार चार में से कोई पेयर नहीं बना, तो अब इनकी दोनों की शादी हो सकती है। तो देख रहे हो दोस्तों कितना कॉम्प्लिकेटेड है ना शादी होना। और लव मैरिज अगर आप कर रहे हो तो कुछ भी नहीं देखना आपको, कर लो ऐसे ही, ठीक है। चलिए, पर देखिए दोस्तों, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि पूरी तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है गोत्र का वो बिल्कुल नॉनसेंस है या इसका कोई मतलब नहीं है, नहीं। गोत्र का कॉन्सेप्ट जो है बहुत हद तक रेलिवेंसी भी रखता है, ठीक है। कभी और बताऊंगा इसकी रेलिवेंसी क्या है, ठीक है। पर आप समझ लीजिए कुछ रेलिवेंसी इसकी है, ठीक है, कुछ हार्मोनल रेलिवेंसी है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं अब। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको बता रहा था कि मैं था गोत्र के ऊपर, तो मैंने बोला महिलाओं की गोत्र जो थी वो इम्पोर्टेंट थी, ठीक है। फिर मैंने आपको हाथ के हाथ बता दिया कि गोत्र होती क्या है। महिलाओं की गोत्र में आप देख रहे हो यहाँ पर नानी की गोत्र देखी गई है, दादी की गोत्र देखी गई है, यहाँ पर भी नानी की गोत्र देखी गई है और ग्रैंड मदर मतलब दादी की गोत्र देखी गई है। तो कितना इंपॉर्टेंट है, महिलाओं का गोत्र भी देखा जाता था, ठीक है। तो गोत्र का मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया, किसी ऋषि के क्या हो आप, किसी ऋषि के आप मतलब वंशज हो, ठीक है। किसी ऋषि को क्या है, ऋषि के वंशज हो, किसी ऋषि ने आपको अपना नाम दे दिया तो आप उसके क्या हो गए, आप वंशज हो गए, ठीक है, ओके। और दूसरा क्या है, काव, मतलब हर एक फैमिली में एक काव हुआ करती थी, तो वो लोग जो थे वो उसी काव के नाम से, ठीक है, वो काव क्या थी, उनकी उनकी माँ थी, मतलब सिंबॉलिक सिंबॉलिक तौर पर उनकी सबकी माँ मानी जाती थी, ठीक है। तो वो फैमिली किसकी वंशज हो गई, वो गाय की वंशज हो गई, मतलब जो उनकी गाय थी घर में, एक XYZ जो भी नाम है, गाय, ए गाय, तो वो गाय का उन्होंने क्या मिल गया, गोत्र। गोत्र वर्ड गाय वर्ड से ही आया है वैसे, ठीक है, गौ गाय गोत्र, ठीक है। तो गोत्र जो है क्या है, गाय, मतलब इस गाय के वंशज हैं हम लोग, ठीक है। और बिल्कुल बाकी वो सेम काम करता है। तो गाय और ऋषि, यहां से जो है वो गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है। चलिए आगे चलते हैं। तो गोत्र भी बता दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद उसके बाद दोस्तों आगे चलते हैं विमेन ऑफ कंडीशन में। उसके बाद अगली चीज क्या है, अगली चीज है भाई कि, ठीक है, मैनी इन मैनी किंगडम्स, इन मैनी किंगडम्स विमेन वर सो इम्पोर्टेंट, महिलाएं जो थी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती थी कुछ किंगडम में, ठीक है। अब याद है ना आपको, भूले तो नहीं। एग्जाम्पल के लिए लिख रहा हूं, सातवाहन, एग्जाम्पल सातवाहन, याद है ना सातवाहन राजाओं में क्या हुआ करता था। कहाँ गए वही नाम, एक भी नाम नहीं दिख रहा है। हम्म, हम्म, हाँ ये रहा, देखिए सा, गौतमी पुत्र सतकर्णी, वशिष्ठ पुत्र श्री पुल्लुमाई, ठीक है, माधवी पुत्र स्वामी सक्सेना, ठीक है। तो मतलब देख रहे हो किसका नाम पहले आ रहा है, मदर का नाम जो है वो पहले आ रहा है, मदर का नाम जो है वो पहले आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। तो चलिए, तो आगे चलते हैं, गोत्र वाली बात पे जो है हमने बहुत इनफ डिस्कशन जो है वो कर लिया है अभी के लिए, ठीक है। महिलाएं जो इंपॉर्टेंट थी उसके लिए भी हमने बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर लिया है, ठीक है। अब हम अगली बात करते हैं, अब हम अगली बात करते हैं वर्ना सिस्टम, वर्ण सिस्टम एंड कास्ट। देखो वैसे मैं जानता हूं कि मैंने आपको इनफ बता दिया इसके बारे में,
पर एक बहुत छोटी सी बातें ऐड करता हूँ इसके अंदर, ठीक है। पहली चीज तो मैं ऐड करना चाहता हूँ कि सॉरी, द वर्ण सिस्टम was not universally accepted। सबसे पहली बात तो वर्ण सिस्टम था, ऐसा नहीं था कि सभी लोग उसको या यूनिवर्सली जो है उसको एक्सेप्ट किया जाता था, ठीक है। अब आपको याद ही होगा 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। याद है ना, टीचिंग का काम करेगा, वेद पढ़ाएंगे, ठीक है, यज्ञ कराएंगे, ठीक है, आर्मी में होंगे, ट्रेडर होंगे, सर्व, और ये क्या शूद्र क्या होंगे, जो तीनों को सर्व ऑल थ्री, ठीक है। तो ये थे इस तरीके से, बट ऐसा भी नहीं था कि जो वर्ण सिस्टम था वो बहुत ही रिजिड था। आपको याद होगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं होगा, क्यों? याद है आपको 8 मैरिजेस बताई थी, 4 तो अलाउड नहीं थी। तो जब अलाउड नहीं थी तो हो कैसे रही थी? हो रही थी ना। इसका मतलब वर्ण व्यवस्था के परे भी एक दुनिया थी, ठीक है। बियॉन्ड द वर्ना सिस्टम, बियॉन्ड चल रहा है ना क्या, बियॉन्ड द वर्ना सिस्टम, ठीक है, देयर वॉज सोसाइटी, ठीक है, या बियॉन्ड वर्ना सिस्टम, ठीक है, देयर वॉज सोशल ऑर्डर। ऐसा नहीं है कि वर्ण सिस्टम ही सब कुछ था, वर्ण सिस्टम के बियॉन्ड भी चीजें थी, ठीक है। तो ये ऐसा नहीं था कि यूनिवर्सली 100% जो था वो एक्सेप्टेबल ही था, ठीक है। चलिए तो आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र थे, ठीक है, ये धर्मशास्त्र और धर्म सूत्र में, धर्म सूत्र के अंदर ये लिखा हुआ है, ठीक है। पंडितों ने ब्राह्मण श्रेणी को प्रिपेयर किया था। अब सुनो दोस्तों, अब देखो वर्ण सिस्टम तो समझ में आ जाता है कि वर्ण सिस्टम क्या है। वर्ण सिस्टम तो बहुत इजीली समझ में आता है, ये रहा वर्ण सिस्टम। अब ये जातियां क्या होती है, कास्ट क्या होता है, ठीक है। अब कास्ट क्या होता है, अब इसके बारे में बात करेंगे। कास्ट क्या था? देखो दोस्तों, देखो दोस्तों, इन पोस्ट मॉरियन टाइम, इस इन पोस्ट मॉरियन टाइम मैनी invaders were came, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटी ऑर्डर, फ्रॉम डिफरेंट सोसाइटी, है ना। बहुत सारे क्या है, बाहर से आक्रमणकारी आए, जो कि एक अलग सोसाइटी, अलग रीति रिवाज, अलग परंपरा से थे, ठीक है। बट दे स्टार्टेड लिविंग इन दी सोसाइटी, पर वो क्या करे, सोसाइटी में रहने लगे। तो सो ब्राह्मण्स ब्राह्मण्स ट्राइड टू ट्राई टू तो ब्राह्मण्स ने यहाँ पे क्या किया, ब्राह्मण्स ने, क्योंकि वो सोसाइटी में रहने लगे, तो कहीं ना कहीं कोशिश की कि भाई ये लोग अलग रीति रिवाज के लोग, अलग मानसिकता के लोग जो हमारे समाज में रहने लगे हैं, तो ये हमारे समाज को क्या कर सकते हैं, पॉल्यूटेड कर सकते हैं, हमारे समाज को खराब कर सकते हैं, हमारे समाज में गलत रीति रिवाज ये सब ला सकते हैं। तो ठीक है, तो ब्राह्मण ने ट्राई किया कि इस पॉल्यूशन से बचाने के लिए, समाज के बुरे हाल होने से बचाने के लिए, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले तो बहुत सारी
नई नई राइटिंग्स करना चालू किया, ठीक है। ठीक है, तो नई नई राइटिंग्स करना चालू किया। जैसे आप, एक मैंने बताया था ना, बहुत ज्यादा एक फेमस स्मृति है, मनुस्मृति। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था ना, मनुस्मृति, मनुस्मृति तभी लिखी गई है, ठीक है। मनुस्मृति पोस्ट मॉडर्न पीरियड में ही लिखी गई है। क्यों? क्योंकि भाई सोसाइटी को में ये जो बाहर के बंदे हैं वो ना आ सके, इसलिए बहुत सारी नई नई कंजर्वेटिव राइटिंग्स होनी चालू हुई। ब्राह्मणों ने नई नई कंजर्वेटिव राइटिंग्स लिखी कि भाई ये लोग अलग हैं, इनको अलग रखना है, ठीक है, ये अलग है, ऐसा। तो दे ट्राई टू, ठीक है, दे ट्राई टू सेव द सोसाइटी फ्रॉम फ्रॉम इन्वेडर्स, ठीक है, इन्वेडर्स, ठीक है, फ्रॉम फ्रॉम फॉरेन पॉल्यूशन लिख रहा हूँ, फॉरेन फॉरेन सोसाइटी पॉल्यूशन, ठीक है। तो इन्होंने, क्योंकि इन्हें था कि भाई अगर वो लोग भी आ जाएंगे तो क्या होगा, मिक्स हो जाएंगे सब, और जो ब्राह्मण का ऊंचा दर्जा है वो तो खत्म हो जाएगा, ठीक है, ब्राह्मण का ऊंचा दर्जा तो खत्म हो जाएगा। तो अगर तो जो सो द इन्वेडर्स और फॉरेनर्स डू नॉट डू नॉट डू नॉट कम अंडर कम अंडर कम अंडर वर्ण सिस्टम। तो इन्होंने पता है क्या किया, वर्ण सिस्टम में उनको डाला ही नहीं। कहा भाई तुम तो ना तो कोई टीचर, मतलब तुम्हारी तो कोई पुरानी वही नहीं है ना, ठीक है, कि तुम किस वर्ण से जुड़े हुए हो, ठीक है। हम तो किसी ना किसी वर्ण से जुड़े हुए हैं, जन्म के आधार पे हैं। मतलब इस समय तक तो जन्म के आधार पे हो चुका था ना पोस्ट मौर्य पे, आपको याद होगा। लेटर वैदिक पे ही जन्म के आधार पे हो चुका था। अर्ली वैदिक में सिर्फ कर्म के आधार पर था, ठीक है। तो जन्म के आधार पर है, तो भाई तुम लोग तो कहाँ से बिलोंग करते हो, क्या करते हो, हमें क्या पता, ठीक है। सो सो द टर्म जातीज origin फ्रॉम हियर। और यहीं से किसकी शुरुआत हुई, जाति यानी कास्ट की शुरुआत हुई, ठीक है। जाति या कास्ट कौन है, दे आर देवर नॉट दी पार्ट ऑफ वर्ण सिस्टम। वर्ण सिस्टम में नहीं आया करते थे ये लोग, ठीक है दोस्तों। जाति जो थी वो वर्ण सिस्टम के क्या थी, बाहर थी, ठीक है, वर्ण सिस्टम के बाहर थी, ठीक है। बहुत सारी अन्य अन्य प्रकार की जातियां होती थी। और फ्रॉम फ्रॉम दीज जातीज फ्रॉम दीज जातीज some जातीज हैविंग वेरी लो सोशल रिस्पेक्ट। और इन जातियों में से कुछ जातियों को जो रिस्पेक्ट है वो कम दी गई थी। अब वो कौन सी जातियां थी, तो देखो दोस्तों, मान लीजिए अब वो कौन थे जिनको बहुत नीचे माना गया था। मान लीजिए जो फीमेल है, पिंक से लिख रहा हूं क्योंकि महिलाओं को पसंद होता है ना फीमेल। तो मान लीजिए फीमेल यदि ब्राह्मण है, ब्राह्मण है, ठीक है। और मान लीजिए मेल जो है, भगवा से लिख रहा हूँ क्योंकि आजकल मेल को भगवा ज्यादा पसंद आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए मेल जो है वो शूद्र है। तो और इन दोनों की क्या हो गई है, ठीक है, इन दोनों की ये इन दोनों ने देवर मैरिड। तो अब, ठीक है, दे इनके जो बच्चे होंगे, देयर चाइल्ड वुड नॉट बी वुड नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी वर्ण। तो वो किसी वर्ण का पार्ट नहीं होंगे, ना वो ब्राह्मण होंगे, ना वैश्य होंगे, ना शूद्र होंगे, ठीक है। एंड, ठीक है,
तो सबसे पहली बात तो क्या, किसी भी वर्ण के मेंबर नहीं होंगे, ठीक है। एंड दे मतलब यहाँ पे जो पति पत्नी है और वो बच्चे, एंड दे कैन नॉट लिव इन दी सोसाइटी दे हैड टू माइग्रेट, और वो सोसाइटी में भी नहीं रह सकते, दे हैड टू माइग्रेट टू फॉरेस्ट, और उनको कहाँ रहना पड़ेगा, फॉरेस्ट में रहना पड़ेगा, ठीक है। उनको क्या रहना पड़ेगा, फॉरेस्ट में रहना पड़ेगा। और ठीक है, और अब वो कौन सी जात होती थी, उन्हें क्या बोला जाता था, और ऐसे जो बच्चे होते थे उनको क्या बोला जाता था, चांडाल, चांडाल, ठीक है। ऐसे बच्चों को बहुत सारी जातियां थी, ठीक है, वो बोला जाता था, जैसे चांडाल, ठीक है। बहुत भेदभाव होता था दोस्तों इनके साथ, ठीक है। बहुत ही ज्यादा भेदभाव होता था, मतलब उन, अब सोचो ना, आपकी क्या ही किया है यार, मतलब उनकी क्या गलती है भाई, आप उनके साथ इतना भेदभाव क्यों कर रहे हो। इतना अपर लेवल पे भेदभाव था कि अगर सोसाइटी में कोई चांडाल, कोई और अगर छोटी जाति, और यदि शूद्र, ठीक है, शूद्रों का हाल तब भी ठीक था। ये जो चार जातियों से, सॉरी, फोर वर्णा से परे जो जातियां थी, जो भी निचली थी, जो जिनका जन्म बहुत बुरा माना गया था, उनका तो बहुत ही बुरा हाल था, ठीक है। जो फॉरेन से आई थी वो वाली नहीं, जो फॉरेन से आए थे जिनको जाति बना दिया था वो नहीं, जिनका मतलब अलग अलग वर्ण में जिन्होंने शादी कर ली थी, उनके जो बच्चे हुए, उनको जिस जाति में रखा गया, उनके तो बहुत बुरे हाल थे, ठीक है। उनको चांडाल बोला गया, उनको और बहुत सारे, ठीक है, चीज वो बोली गई, जातियों की बोली गई। और इन लोगों को गांव में रहने की भी परमिशन नहीं थी, और यदि कभी ये गांव में आएंगे तो पहले ढोल बजाएंगे, आवाज लगाई जाएंगी, चिल्लाया जाएगा, ठीक है, जिससे कि जितने भी लोग हैं वो अपने अपने घर में चले जाएं, ठीक है। ये लोग कब आया करते थे, मान लो गांव में कोई मर गया है, कोई जानवर मर गया है, या किसी कोई नाली या किसी चीज की सफाई करनी है, तो तब इनको बुलाया जाता था, ठीक है। तो वो भी कैसे, कि पहले ही ढोल वोल बजने लग जाते थे, आवाजें लगने लग जाती थी कि भाई गांव में कौन आ रहे हैं, गांव में जो है वो चांडाल आ रहे हैं, ठीक है, सभी लोग जो है अपने अपने घरों में चले जाओ। तो ऐसा माना जाता था कि यदि इनकी परछाई भी किसी पे पड़ गई तो वो आदमी दूषित हो जाएगा। इनके मुंह पे लोटा लगा दिया जाता था, लोटा, ठीक है, कि अगर स्पिट भी करेंगे तो वो उस लोटे में होगा। पीछे जो है वो एक झाड़ू लगा दी जाती थी, पीछे शरीर के झाड़ू बांध दी जाती थी, जिससे कि ये लोग जहां जहां पैर रखेंगे, जहां जहां पैर रखेंगे वहां झाड़ू से वो पैर मिटते जाएंगे, ठीक है। सोचिए आप, किसी कुएं से पानी नहीं पी सकते थे, ठीक है, कहीं पे आ जा नहीं सकते थे, रात में गांव के अंदर एंट्री नहीं कर सकते थे, सिर्फ दिन में आएंगे, वो भी पहले ही बताना पड़ेगा। आप सोचिए, क्या सोच रहे हैं आप, खेती नहीं कर सकते थे, एग्रीकल्चर नहीं कर सकते थे, गांव में नहीं रह सकते थे, कहाँ रहना पड़ेगा, बाहर, बाहर फॉरेस्ट में रहना पड़ेगा, ठीक है। क्या खाओगे, मरे हुए जानवर खाओगे। आप सोचिए कि इतनी भेदभाव, इतना ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन, उसके बाद हम लोग आज डिमांड करते हैं कि ये लोग जो हैं वो हमारे, आपके, मेरे, सभी के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता दोस्तों। हजारों सालों का पिछड़ापन आप एक दो तीन चार पांच पीढ़ी में दूर नहीं कर सकते। हजारों साल का पिछड़ापन है दोस्तों ये, हजारों साल का, ठीक है। और उनके साथ कितने हजारों सालों से जो है भेदभाव होता गया है। आप सोचिए कितनी इनह्यूमन प्रैक्टिस है। दुनिया की सबसे इनह्यूमन प्रैक्टिसेस में हमारा कास्ट सिस्टम भी है, जिसमें हमारे ही लोगों को हम लोग क्या करते हैं, समाज के बहुत सारे अधिकारों से दूर रखते हैं, उनको कभी भी आने नहीं देते हैं, ठीक है। और ये सब क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि कुछ लोग जो है वो अपना डोमिनेंस कम नहीं करना चाहते थे, वो नहीं चाहते थे हमारा डोमिनेंस कम हो, इसलिए उन्होंने फॉरेनर्स को है जो है किसी भी वर्ण में नहीं डाला, ठीक है। उन्होंने जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र के बीच में यदि शादी हो गई और उनमें जो अगर बच्चे हुए तो उनको किसी वर्ण में नहीं डाला, ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, ऐसा होने लगेगा, ठीक है। ब्राह्मण की शूद्र से शादी होने लगेगी, और क्योंकि यदि शूद्र से शादी होने लगी तो ब्राह्मण क्या ऊंचा और शूद्र क्या नीचा, और क्योंकि अगर ब्राह्मण और शूद्र के बीच में शादी हो गई और उनके बच्चे जो होंगे उनको किसी प्रकार का सामाजिक अधिकार ही नहीं मिलेगा, उनको समाज के बाहर रहना पड़ेगा और सदियों तक उनको भेदभाव होगा, तो कोई आदमी ऐसा करेगा, कोई भी ब्राह्मण और शूद्र शादी नहीं करेगा, ठीक है। मतलब उनको इतना बड़ा मैसेज दिया गया कि जिससे लोग ऐसी गलती कभी करे ही ना। और क्या ये गलती है, आप बताइए, क्या ये गलती ही है।
अरे भगवान ने, हम ये मानते हैं भगवान ने सबको बनाया है, तो भगवान ने सबको बनाया है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, क्रिश्चियन हो, चाहे वो किसी भी जाति का है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, या कोई थर्ड जेंडर हो, सबको तो भगवान ने बनाया है। अरे भाई, आपको धार्मिक होने से पहले सबसे पहले ह्यूमन होना है, आप में मानवता होनी बहुत जरूरी है। आप सबसे पहले मानव बनिए भाई, एक इंसान दूसरे इंसान से प्रेम करे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबसे पहले ये है। उसके बाद सारी चीजें, उसके बाद आप बन जाइए कि मैं इस धर्म का हूँ, उसके बाद बन जाइए मैं इस जाति का हूँ, उसके बाद आप बनिए कि मैं महिला हूँ, या उसके बाद आप बनिए मैं पुरुष हूँ, उसके बाद बनिए आप मैं हरियाणवी हूँ, मैं पंजाबी हूँ, मैं बिहारी हूँ, मैं कश्मीरी हूँ, मैं जो भी हूँ, सब बाद में, पहले ह्यूमन बनिए भाई। हम लोगों को आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ह्यूमैनिटी की। देखिए, ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी में होती रही है, हम क्या चाहते हैं आगे भी ये चीज़ें कंटिन्यू हो। हम क्या ये चाहते हैं कि हम लोग अपने ही लोगों के साथ इस तरीके का बिहेवियर आगे भी कंटिन्यू करें? तो आप लोग समझदार हैं, ठीक है, आगे चलते हैं, चैप्टर को आगे लेकर जाते हैं, ज़्यादा और इमोशनल नहीं होते हैं। चलिए, तो दोस्तों, इस तरीके से क्या हुआ, जातियों का जो है वो भारत में उदय हुआ, ठीक है। जातियों का उदय जो है वो कुछ इस प्रकार जो है वो होता है, ठीक है। चलिए, और ब- जैसा मैंने बताया कि ये जो ये वाली जातियां थी, इनको कैसा, सम जातिज कंसीडर्ड कंसीडर्ड अनटचेबल, और कुछ जातियों को क्या माना जाता था, अनटचेबल माना जाता था, ठीक है। वो कौन सी वाली है, यही वाली है, ठीक है। उनको अनटचेबल माना जाता था कि आप छू लोगे तो आप छूने से ही क्या हो जाओगे, बुरे हो जाओगे, पॉइजनस हो जाओगे आप लोग, ठीक है। चलिए, अच्छा, मैं एक और बात बताता हूँ आपको, वैसे एक चीज और ऐड करता हूँ, अगर मेल जो हो वो ब्राह्मण हो, मेल जो हो वो ब्राह्मण हो, और फीमेल जो हो वो शूद्र हो, इनके बीच में जो चाइल्ड होगा, ठीक है, वो चंडाल नहीं होगा। वो कौन होगा, वो ब्राह्मण होगा, ठीक है। अगर इन दोनों की शादी हुई तो इनका जो संतान होगा तो वो ब्राह्मण है, मतलब पिता का उस पे फिर पैटर्नली लगेगी, ठीक है। तो चाइल्ड क्या होगा, ब्राह्मण होगा, चाइल्ड कौन होगा, ब्राह्मण होगा, ठीक है। ब्राह्मण पैटर्नली लगेगी इसके ऊपर, ठीक है। सोचिए, ये व्यवस्था जाति विरोधी ही नहीं है सिर्फ, ये महिला विरोधी व्यवस्था भी है, ठीक है। ये महिला विरोधी व्यवस्था भी है, ठीक है। ये शूद्र विरोधी व्यवस्था है, ये जाति विरोधी व्यवस्था है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, आगे इस पार्ट को बहुत ज्यादा आगे बढ़ाते हैं, चलिए। तो देखिए दोस्तों, ब्राह्मण्स जस्टिफाई जस्टिफाई देयर वर्ना सिस्टम वर्ना सिस्टम बाय बाय यूजिंग यूजिंग डिवाइन शिप, ठीक है। मतलब ये वर्ण व्यवस्था किसने तैयार करके दी है, भगवान ने, ठीक है। अरे भाई, जब भगवान वर्ड ही जुड़ गया तो इंसान सवाल करेगा। आप ना किसी भी कोई भी चीज, अगर आप कोई भी चीज, ठीक है, उसको यदि मनवाना चाहते हो किसी से भी, आप उसके पीछे पता है क्या जोड़ दो, भगवान का नाम जोड़ दो, बस, कोई सवाल नहीं होगा। आप एक बहुत नॉनसेंस बात को भी ना बहुत पॉपुलराइज कर सकते हो और सबको मनवा सकते हो, सिर्फ पता है क्या कहकर, ये भगवान का कहना है, भगवान ऐसा चाहते हैं, बस वो बात मानी जाएगी, ठीक है। देखते नहीं हो भगवान के नाम पे लोग कितने दंगे करते हैं। अरे एक बात बताओ, क्या श्री राम के नाम पे आज के समय पे कितने दंगे होते हैं, कितने फसाद होते हैं? पर आप एक बात बताइए, श्री राम तो उनमें से थे जिन्होंने अपना पूरा राजपाट जो है वो अपने पिताजी के कहने पे अपने छोटे भाई के दे दिया, 14 वर्ष के वनवास पे चले गए, रावण से कहा कि भाई मेरी जो बीवी है उनको वापसी कर दो, ठीक है, और मैं युद्ध नहीं चाहता हूं, युद्ध भी नहीं लड़ना चाहते थे, ठीक है।
अपना राजपाट त्याग दिया, उसके बाद दोबारा आए तो भी कहा कि भाई मुझे राजपाट नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। भगवान राम ये थे, त्याग। आज हम लोग राम का नाम कितना दूषित तरीके से ले रहे हैं, हम लोग राम को कितना बदनाम करते हैं आज के समय पर। ठीक है, भगवान राम ने सोचो एक वॉर भी लड़ी तो किसके लिए लड़ी? पूरे समाज के लिए लड़ी, पूरी नारी जाति के लिए लड़ी, पूरे ब्रह्मांड के लिए लड़ी, कि उस पर एक मैसेज जाए कि कभी भी किसी महिला की इज्जत पर बात नहीं आनी चाहिए। आज आप और मैं लड़ते हैं, किसी महिला के को हमारे सामने कोई टॉर्चर कर रहा हो, हमारे सामने कोई उसको सता रहा हो, हमारे सामने कोई उसको अब शब्द कह रहा हो, आप और मैं बोलते हैं? कोई नहीं बोलता है। ठीक है, भगवान तो ये इसके खिलाफ थे, मुझे और आपको इसके खिलाफ होना चाहिए। ठीक है, होते हैं हम। चलिए, तो किसी भी व्यवस्था को अगर आपको जस्टिफाई करना है ना, आप उस पर भगवान का नाम लगा दो। तो ब्राह्मण जस्टिफाइज देयर देयर वर्ण सिस्टम यूजिंग डिवाइनशिप, कि ये किसने दिया है, ये व्यवस्था किसने दी है? ये व्यवस्था तो भगवान ने दिया। और याद है ना पुरुष सूक्त, सॉरी, याद है ना आपको पुरुष सूक्त? ठीक है, वो ऋग्वेद का 10th मंडल, ऋग्वेद 10th मंडल, क्या लिखा है 10th मंडल में? पुरुष सूक्त, यानी इंद्र, इंद्र के मुंह से कौन निकले हैं? ब्राह्मण। भुजाओं से कौन निकले हैं? क्षत्रिय। थाई से कौन निकले हैं? वैश्य। पीठ से कौन निकले हैं? शूद्र। याद है आपको? ठीक है, तो ये व्यवस्था क्या है? ठीक है, ये पुरुष सूक्त क्या बता दिया भाई? ये तो भाई डिवाइनशिप है ना, इंद्र के द्वारा दी गई व्यवस्था है। ये तो इंद्र के द्वारा दी गई व्यवस्था है। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद, हाँ, उसके बाद आप लोगों को मैंने बहुत सारी स्टोरीज भी उस समय पर सुनाई थी। जैसे मैंने आप लोगों को एकलव्य वाली स्टोरी बताई थी। एकलव्य वाली स्टोरी भी क्या बताती है? ठीक है, द्रोणाचार्य ने सिर्फ एकलव्य का अंगूठा ले लिया क्योंकि वो निषाद जाति का था, बस इसलिए उसका अंगूठा ले लिया। ठीक है, और कोई रीजन थोड़ी था। चलिए, तो अब मैं एक और बात करना चाहता हूं कि अब इसको मैं एंड करता हूं और मैं फाइनली अब बात करना चाहता हूं नॉन क्षत्रिय किंग्स के बारे में। नॉन क्षत्रिय किंग्स, ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि ये व्यवस्था इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि जैसा बताया कि क्षत्रिय ही राजा बनेगा, नहीं, बहुत सारे नॉन क्षत्रिय किंग्स भी है। तो आज मैं उनके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि व्यवस्था इतनी ही स्ट्रांग थी कि हर कोई इसी को मान रहा है, नहीं। मैंने बताया ना पहले भी कि ऐसा नहीं है। बहुत लोग इसके अगेंस्ट भी शादी किया करते थे, बहुत लोग इसके अगेंस्ट भी थे, बहुत लोग इसके अलग भी थे। चलिए, तो तो अकॉर्डिंग टू ब्राह्मण डॉक्यूमेंट्स, ओनली क्षत्रिय become the king, become the king. But 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 we saw many we saw many rulers, ठीक है, those are those were sorry those were those were not क्षत्रियस। अब बहुत सारे राजा ऐसे थे जो क्षत्रिय नहीं थे, ठीक है, जो क्षत्रिय नहीं थे। चलिए, अब मैं बात करता हूँ कौन कौन क्षत्रिय में नहीं था। तो सबसे पहले तो मौर्य डायनेस्टी, मौर्य एम्पायर, ठीक है, मौर्य एम्पायर। इसके फाउंडर कौन थे? चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त जो थे वो लोअर ओरिजिन के कंसिडर किए जाते हैं, लोअर ओरिजिन, ठीक है, लोअर ओरिजिन के कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, इनकी माँ का नाम जो था, इनकी माँ का नाम था मूरा, मूरा था, जो शायद एक लोअर ओरिजिन की थी, मछली पकड़ने वाला ऐसा कुछ काम था, मछुआरन थी शायद ये। ठीक है, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, ठीक है, क्या है? लोअर ओरिजिन के। उसके अलावा अशोक, अशोक,
लोअर ओरिजिन। ठीक है, तो आप ऐसा समझ लो मौर्य तो एम्पायर ही क्या था, ठीक है, लोअर ओरिजिन। या फिर मैं लिख लेता हूं, देवर देवर नॉट क्षत्रिय, ये लोग क्षत्रिय नहीं थे। ठीक है, ये लोग क्षत्रिय, मौर्य जो थे वो क्षत्रिय नहीं थे। और भी हमें देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। याद होगा आपको, याद होगा आपको शुंग डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी याद होगी आपको। तो और आपको याद होगा मौर्य साम्राज्य का आखिरी राजा था बृहद्रथ। बृहद्रथ को किसने मार दिया था? बृहद्रथ मौर्य साम्राज्य का आखिरी राजा था, जिसको किसने मार दिया था? उसके खुद के सेनापति ने। और सेनापति क्या थे? ब्राह्मण थे। नाम क्या था? पुष्य मित्र शुंग। पुष्य मित्र शुंग क्या थे? ब्राह्मण। क्या थे? ब्राह्मण थे। देख लो आप, ये क्या थे? ब्राह्मण थे। चलिए, तो ये क्या थे? ये ब्राह्मण नहीं, ये ब्राह्मण थे। उसके अलावा सातवाहन, सातवाहन ये भी क्या थे? देवर ब्राह्मण। ये लोग भी क्या थे? ये लोग भी ब्राह्मण थे। सातवाहन भी कौन थे? सातवाहन भी जो थे वो ब्राह्मण थे। ठीक है, उसके अलावा और मैं किसकी बात करूं? याद है आपको मैंने कनव भी लिखवाया था, कनव, कनव पोस्ट मौर्य में, ये भी क्या थे? ये भी ब्राह्मण थे। ठीक है, तो आप देखो ना, मौर्य दिखा दिया, शुंग डायनेस्टी दिखा दिया, सातवाहन डायनेस्टी आप लोगों को दिखा दिया। ये सब क्या थे? ये सब क्या थे? ब्राह्मण थे। उसके बाद याद है आपको बताया था मैंने, याद है आपको बताया था मैंने, फॉरेनर्स भी आए थे। याद है आपको बताया था कौन कौन आए थे? इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक आए थे। याद है बताया था आपको, शका, शका लोग आए थे। पहलव आए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट, कुषाण। कुषाण याद है ना? कुषाण तो इसमें एक राजा था, क्या नाम था? कनिष्क। सोने के सिक्के चलवाए। ठीक है, भारत के अंदर मूर्ति कला में सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है, स्कल्पचर मेकिंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है ये। ठीक है, सबसे ज्यादा। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे राजा रहे। ठीक है, जैसे एक मैं राजा बताता हूं यहां पर, ये रहा, एक शका, शका डायनेस्टी से एक राजा थे जिनका नाम था रुद्रदमन, रुद्रदमन। ठीक है, बड़े फेमस राजा है, बहुत फेमस राजा है रुद्रदमन। ठीक है, बिल्कुल इंडियन सोसाइटी में घुल मिल जाते हैं ये रुद्रदमन, बिल्कुल इंडियन सोसाइटी में घुल मिल जाते हैं। और एक एक लेक होती है, सुदर्शन, सुदर्शन लेक। सुदर्शन लेक क्या है? गुजरात के अंदर ना भाई, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने एक लेक बनवाई थी। लेक का नाम है सुदर्शन लेक। ठीक है, इस लेक को अशोक ने रिपेयर कराया था। फिर उसके बाद रुद्रदमन जो है उसने भी रिपेयर कराया था। तो ये क्वेश्चन कभी कभार एक नंबर का आ जाता है कि हु रेनोवेटेड द सुदर्शन लेक? तो बनवाई थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, फिर अशोक ने रिपेयर कराई, और उसके बाद रुद्रदमन जो है उन्होंने भी क्या कराया? इसको रिपेयर कराया। ठीक है तो रुद्रदमन भी कौन है? शका रूलर है। ठीक है, बड़े फेमस रूलर हैं। चलिए, तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे राजा थे और ऐसे बहुत सारी डायनेस्टीज थी जो क्या थी, जो इस वर्ण व्यवस्था के अगेंस्ट थी, या इस वर्ण व्यवस्था के अगेंस्ट तो नहीं बोलना चाहिए, अगेंस्ट तो हम सभी हैं। ठीक है, इस वर्ण व्यवस्था की क्या थी? परे थी। ठीक है, उसके बाद भी क्या बने? उसके बाद भी ये लोग जो है वो राजा बन गए थे। ठीक है तो दोस्तों अब राइट नाउ हम लोग ऑलमोस्ट सारी चीजें जो हैं वो कर चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने अभी के लिए सारी चीजें जो हैं वो कर ली हैं। अब हम लोग इस चैप्टर को एंड करते हैं। ठीक है, कुछ चीजें जो और इम्पोर्टेंट होंगी, जो मुझे लगेगा कि मुझे बतानी चाहिए, और तो मैं आगे उसे शॉर्ट्स में ऐड कर दूंगा, या मैं आगे उनके लिए छोटी मोटी वीडियो बना दूंगा, या आपकी कोई रिकमेंडेशन हो कि सर आपने ये पार्ट कवर नहीं किया, आपको ये भी करना चाहिए था, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग, एग्जाम के अकॉर्डिंग मैंने वो सारी चीजें आप लोगों के में डाल दी है। ठीक है, अब मैं एक आपसे लास्ट में क्वेश्चन पूछकर ये क्लास जो है एंड करता हूं कि those जातीज
हु नॉट स्पीक संस्कृत वर कॉल्ड, वे जातियां जो संस्कृत नहीं बोलती थी तो उनको ब्राह्मण क्या कहते थे। मेरा ये क्वेश्चन है, मैं चाहता हूं कि आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए। मैं चाहता हूं कि आप कमेंट कीजिए इस क्वेश्चन का, ठीक है। मैंने ये कवर नहीं किया है, ये वाला पार्ट मैंने नहीं बताया। मैं चाहता हूं आप अपनी बुक में से पढ़ के, एनसीईआरटी में से पढ़कर, अपने सोर्सेज में से पढ़कर इस सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। फिर हम लोग मुलाकात करेंगे अगली क्लास में एक अगले चैप्टर के साथ, अगली अप्रोच, एक नई अप्रोच के साथ, एक नई अंडरस्टैंडिंग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। प्लीज़ वीडियो अच्छी लग रही है तो अप्रिशिएट कीजिए। अगर आप कमेंट करना चाहते हैं कमेंट कीजिए, कुछ सजेस्ट करना चाहते हैं कमेंट कीजिए, किसी का भला करना चाहते हैं तो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत हो उस व्यक्ति को ये वीडियो दे दीजिए। अगर आगे और वीडियोज़ ऐसी आप देखना चाहते हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं, बाय बाय।